So hello everyone, welcome you all at the Engineers Academy. So my dear, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं some important interview questions regarding the casting chapter. Yes, so casting से बनने वाले जितने भी important interview questions हैं वो हम आज इस particular lecture में देखने वाले हैं. So देखते हैं. So what is the title behind it? The interview guidance program for the casting. So now come to the first question. देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस कास्टिंग में से पूछे जा सकते हैं. नाउ अगर सबसे बेसिक क्वेश्चन की बात की जाए, तो ये आ रहा है व्हाट इज द कास्टिंग प्रोसेस. कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है सर कि आपका कास्टिंग प्रोसेस से आप क्या समझते हैं. सो द व्हाट इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज the casting process is the process, my dear. Casting process is the process in which हम क्या करने वाले हैं my dear, in which we pour a molten metal in a preformed cavity. We pour the molten metal in a preformed cavity and solidifying it, and we obtain the casting. Means हमको यहाँ देखना है कि भैया कास्टिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं. जब हम एक प्री फॉर्म्ड केविटी में, जो आपकी प्री फॉर्म्ड माउल्ड है वो किसका बना है, रिफ्रैक्टरी मेटल का बना है. यस, रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है, हीट को सहने की क्षमता रखना. जब हम किसी मोल्टन मेटल को पोर करते हैं रिफ्रैक्टरी मेटेरियल से बने हुए माउल्ड में, और उसके अंदर जो हमने केविटी बनाई है उसमें, और आफ्टर सॉल्डिफिकेशन आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वही क्या है, आपका कास्टिंग है. सो कास्टिंग इज अ वेरी वेरी ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इन द ब्रोंज एज, कॉपर एज, जो आपके जो आई कैन से दैट जो वॉरियर्स थे उनके, जो मैं कह सकता हूँ जो तीर वगैरह होते हैं उनके, जो आई कैन से दैट माउथ वगैरह हैं. यस और नो. जैसे मान लीजिए आपका मैं भाला समझते हो, भाला के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ ऐसा है ना, जिससे वो फेंकते हैं. तो सम काइंड ऑफ दैट थिंग्स आर बेसिकली मेड अप विद द कास्टिंग प्रोसेस. इज अ वेरी वेरी अर्लीस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड इट इज द वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच वी यूज द मोल्टन मेटल. Yes everybody. So कास्टिंग प्रोसेस एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम मोल्टन मेटल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पिघले हुए धातु का इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पैटर्न. बोले कि भैया कास्टिंग में पैटर्न क्या होता है. सो माय डियर, पैटर्न इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट. पैटर्न इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्टेड. मतलब जो आपको कास्टिंग करना है, जिस शेप का आपको कास्टिंग करना है, उसी शेप का हम क्या करेंगे, लकड़ी का या फिर मेटल का हम एक पैटर्न बनाएंगे. यस, आपको पता है जैसे कि आप कास्टिंग प्रोसेस में पढ़ चुके होंगे कि सबसे पहले आप अपने पैटर्न को लेते हैं. पैटर्न इज जस्ट अ रेप्लिका मतलब क्या, फोटोकॉपी. पैटर्न जस्ट अ रेप्लिका ऑफ द कास्टेड प्रोडक्ट. मीन्स अगर आपको कोई भी गियर बनाना है तो वैसा ही लकड़ी का गियर आप यूज करेंगे. उसको कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जो नीचे वाला जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं अपन ड्रैग बॉक्स, उसमें रखेंगे. देन आपकी फेसिंग सैंड एंड आई कैन से दैट जो आपकी माउल्डिंग सैंड है उसको हम स्प्रिंकल करेंगे. देन हम बेसिकली ड्रैग बॉक्स को उल्टा करेंगे, उसके ऊपर कॉप बॉक्स रखेंगे और कहीं ना कहीं पूरा एक माउल्ड बना के मोल्टन मेटल को पोर करेंगे. सो पैटर्न क्या है सर, पैटर्न इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट विच टू बी कास्टेड. क्लियर. जैसा आपको कास्टिंग का ऑब्जेक्ट बनाना है जैसा ही उसी शेप एंड साइज का विथ सम मॉडिफिकेशन. यस, देयर आर सम नीड ऑफ मॉडिफिकेशन. आगे बात करने वाले हैं उसका कि पैटर्न बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन करने की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसके भी हम आगे बात करने वाले हैं. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. लिस्ट आउट द वेरियस पैटर्न मटेरियल इज. कौन कौन से वेरियस पैटर्न मटेरियल है. तो मैं कह सकता हूं क्या कौन कौन से आपका पैटर्न का मटेरियल है. तो सबसे जो इकोनॉमिकल है, सबसे चीप जो है वो है आपका वुड का पैटर्न. क्लियर. इट इज व्हाट, लकड़ी का पैटर्न, वुड पैटर्न. ओके, बट वुड पैटर्न में एक लिमिटेशन आ जाती है माय डियर. वुड पैटर्न में क्या होगा, कुछ समय बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन जब इसके ऊपर आएंगी तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि लकड़ी फूल जाती है. अगर पैटर्न ही आपका फूल गया जो कि पर्टिकुलर लकड़ी का बना हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि पैटर्न से ही तो आप केविटी बनाने वाले हो. अगर केविटी फूल गई तो मैं कह सकता हूं कि डायमेंशनल एक्यूरेसी आपकी बिगड़ जाएगी. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द वुड पैटर्न. और इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम जिस पैटर्न मेटल इस्तेमाल करते हैं वो है मेटेलिक पैटर्न वी कैन यूज. ओके, बट इन मेटेलिक पैटर्न आर जस्ट एक्सपेंसिव देन द वुड पैटर्न. यस, बिल्कुल सही बात है. जो मेटेलिक पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इस वुड पैटर्न से ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे.
यस और तो और अगर मैं मेटेलिक पैटर्न की बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा अगर लिमिटेशन की बात करें तो मेटेलिक पैटर्न का लिमिटेशन क्या है, मींस बोथ वुड एंड मेटेलिक पैटर्न। जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स कास्टिंग करना है, यस आपको कोई कॉम्प्लेक्स शेप का कास्टिंग करना है। अगर कॉम्प्लेक्स शेप का कास्टिंग करना है तो मैं कह सकता हूं क्या, जो पैटर्न बनेगा वो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब पैटर्न को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको उसके ऊपर पैटर्न के ऊपर मशीनिंग करनी पड़ेगी। देखो जैसा पैटर्न वैसा केविटी वैसा आपका कास्टिंग। यस अगर आपको वुड और मेटेलिक पैटर्न के ऊपर मशीनिंग करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो दे बोथ आर हार्ड मटेरियल्स। इसके ऊपर अगर आप मशीनिंग करेंगे तो इट कंटेन्स सम मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट आपके लगने वाली है। क्लियर। अब अगर मशीनिंग कॉस्ट ही इतनी ज्यादा लग गई तो मैं कह सकता हूं कि कास्टिंग पूरा कास्टिंग प्रोसेस का कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाला है माय डियर। इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल हो जिसके ऊपर हम मशीनिंग आराम से कर पाए। इसके लिए हम यूज करते हैं माय डियर यू नो वैक्स का पैटर्न। यस वैक्स पैटर्न वी कैन यूज। As wax is very soft. If wax is very soft, then we can easily draw any kind of pattern, any kind of shape on the wax because it is very soft. Clear? Also, the limitation of metallic pattern is what some kind of sand is also stick with the metallic pattern. कुछ सैंड जो है वो कुछ रिएक्शन करके मेटल पे चिपक जाती है और जब आप उस पैटर्न को बाहर निकालता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो मोल्ड की जो सैंड है वो उस पैटर्न पे चिपक जाएगी, जिससे आपका केविटी का जो डायमेंशन एक्यूरेसी है वो बिगड़ने के चांसेस होते हैं। जब आप वैक्स का पैटर्न काम में लेता है तो उसको बोलते हैं अपन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। यस वी कैन ऑल्सो यूज द मर्क्यूरी, we can also use the mercury. If we use the pattern metal like mercury then it is called what Mercast casting process. Clear? Now again if I tell about, we can also use the polystyrene foam, प्लास्टिक यूज कर सकते हैं एंड पॉलीस्टाइरीन फोम के मटेरियल यूज कर सकते हैं। इसका जो आपका पैटर्न आप बनाएंगे तो सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है, अगर देखें आप वैक्स का पैटर्न काम में लेते हो तो कहीं ना कहीं आप वैक्स को मेल्ट आउट करते हो, उसको बोलते हैं डीवैक्सिंग प्रोसेस। जब हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की बात करते हैं तो आपको पता है देयर इज अ डीवैक्सिंग प्रोसेस जिसमें हम वैक्स को अलग करते हैं, वैक्स को मेल्ट करते हैं। लेकिन इफ यू यूज द पॉलीस्टाइरीन फोम पैटर्न, इफ यू यूज पैटर्न मेड अप ऑफ पॉलीस्टाइरीन फोम, देन यू कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन यू पोर द मोल्टेन मेटल, then polystyrene foam automatically evaporated, not melted. It is directly evaporated and your molten metal, जो आपका molten metal है वो कहीं ना कहीं उस पैटर्न की जगह ले लेता है। तो कहीं ना कहीं इस जब हम polystyrene foam का इस्तेमाल करते हैं इसको हम बोलते हैं lost foam casting, या इसे बोलते हैं अपन lost foam casting. It is also called the evaporative casting, या इसे बोलते हैं अपन फुल मोल्डिंग, ऑल्सो कॉल्ड द फुल मोल्डिंग। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं हम साइकिल जो है, जो वैक्स में हम एक्स्ट्रा डिवैक्सिंग साइकिल ले रहे थे उससे हम बच सकते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपका जो पॉलीस्टाइरीन फोम है वो आपका इवोपरेट हो जाता है। क्लियर? सो दे आर सम पैटर्न मटेरियल विच आर यूज इन इन कास्टिंग प्रोसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। So why we need the pattern material like wax? अभी मैंने बात की है कि आपको वैक्स के पैटर्न मटेरियल का नीड क्यों हुआ, बिकॉज जैसा कि आपने कहा सर कि जो हम बात करते हैं वुड और मेटेलिक पैटर्न का, वो बहुत हार्ड होते हैं। अगर वो बहुत हार्ड है तो अगर उस टाइप का अगर पैटर्न बनाना चाहें, अगर कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाना चाहें तो उसके ऊपर मशीनिंग करने बहुत ही रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक मशीनिस्ट हायर करना पड़ेगा कि भैया तुम इसकी मशीनिंग करो, बिकॉज वेरी वेरी हार्ड मेटल, वुड एंड मेटल। So it contains some machining cost. Yes. So soft materials पे आपका जो मशीनिंग करना आसान होता है। That's why for making a small and complex parts, for making the casting of a small and complex part, हम क्या करते हैं, वैक्स के पैटर्न का यूज करते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ पैटर्न। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैटर्न? अगर सिंपली पूछे कि टाइप ऑफ पैटर्न क्या क्या है तो मैं कह सकता हूं कि देयर वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न। लाइक सबसे पहला आता है आपका सिंगल पीस पैटर्न या सिंपल पैटर्न, और वी कैन से दैट सिंगल पीस पैटर्न, और वी कैन से दैट सिंगल पीस पैटर्न, सिंगल पीस पैटर्न,
सेकेंड वन इज डबल पीस पैटर्न, डबल पीस पैटर्न, या मैं कह सकता हूं स्प्लिट पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न। थर्ड इज व्हाट गेटेड पैटर्न, थर्ड इज व्हाट गेटेड पैटर्न। फोर्थ मैच प्लेट पैटर्न, फोर्थ मैच प्लेट पैटर्न। देन माय डियर मैच प्लेट के बाद में हम बात करें लूज पीस पैटर्न, देन लूज पीस पैटर्न। देन इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट इज यू नो व्हाट द स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न। देन स्केलेटन पैटर्न एंड फॉलो बोर्ड पैटर्न, and follow board pattern. They are types of pattern which are used in casting. कौन कौन से? सिंपल पैटर्न या सिंगल पीस पैटर्न, डबल पीस पैटर्न, योर गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, स्वीप पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न एंड फॉलो बोर्ड पैटर्न. We can use this kind of पैटर्न इन द कास्टिंग प्रोसेस. अब इनका यूज क्या क्या है हम अपकमिंग क्वेश्चंस में देखने वाले हैं. क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पैटर्न विच आर यूज इन अ कास्टिंग प्रोसेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6. विच टाइप ऑफ पैटर्न यूज फॉर मास प्रोडक्शन. अगर देखें मास प्रोडक्शन की बात करें सो वी यूज द गेटेड पैटर्न एंड मैच प्लेट पैटर्न. यू नो इन द गेटेड पैटर्न क्या होगा आपका, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द गेटेड पैटर्न. जैसे कि आप सिंपली अगर सैंड कास्टिंग की बात करें तो उसमें आप जो पैटर्न बनाते हो किसका बनाते हो, वुड का बनाते हो मान लीजिए. क्लियर? अगर आपने ऐसा किया कि भाई पैटर्न तो आपने वुड का बना ही बनाया, इसके साथ साथ अगर आपने मान लीजिए ये मान लीजिए आपका स्प्रू है, सपोज इट इज व्हाट द स्प्रू. ओके, सपोज इट इज व्हाट द स्प्रू और ये आपका रनर है और ये आपकी कैविटी है. ओके, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि ओनली पैटर्न को वुड का बना रहे थे, लेकिन इसमें मैं कह सकता हूं कि टाइम बहुत लग रहा था माय डियर, क्योंकि आपको ये जो रनर बनाने के लिए है ना, ये स्प्रू बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको हैंड मूवमेंट की रिक्वायरमेंट था. क्लियर? आप हैंड से कुछ कटिंग को हैंड से कुछ कास्टिंग टूल लेके कहीं ना कहीं रनर बना रहे थे, स्प्रू बना रहे थे. इज दैट क्लियर? सो नाउ हम अगर ऐसा करें कि यहाँ पे अगर ये जो पैटर्न है जो बेसिकली जो कैविटी जो बनाते हैं, जो पैटर्न यूज करते हैं अपन, उसके अलावा जो गेटिंग एलिमेंट है जस्ट लाइक योर रनर एंड स्प्रू, उसको भी अगर हम वुड का बना दें, मींस इफ द गेटिंग एलिमेंट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ द वुड, देन इट इज कॉल्ड एज गेटेड एलिमेंट, गेटेड पैटर्न. जस्ट लाइक दैट, सपोज देयर इज सम काइंड ऑफ wood pattern are there. ये जो गोला गोला कर रहा हूं ये हमारी कास्टिंग है, ये हमारी माइडियर कास्टिंग है. ओके, और यहां से अगर हम सिंपली मोल्टन मेटल को पोर करते हैं तो पूरा की पूरा जो मोल्टन मेटल है मैं कह सकता हूं क्या, ये हो गया आपका रनर. ओके, दिस इज व्हाट द रनर एंड ये आपकी कास्टिंग में जाएगा ऐसा करके करते. क्लियर? तो हम एक साथ काफी सारे वर्क पीसेस को एक साथ बना पाएंगे जब हम पैटर्न मटेरियल जो हम काम में ले रहे हैं वो कैविटी के साथ साथ जो गेटिंग एलिमेंट है जस्ट लाइक योर स्प्रू, जस्ट लाइक योर रनर, उसको भी अगर हम वुड का बनाते हैं, मतलब गेटिंग एलिमेंट इज आल्सो लाइक एज पैटर्न, देन इट इज कॉल्ड एज गेटेड पैटर्न. इससे हम क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं. गेटेड पैटर्न. अगेन दूसरा जो आता है वो आता है आपका मैच प्लेट पैटर्न. मैच प्लेट पैटर्न से भी मैच प्लेट पैटर्न, इस मैच प्लेट पैटर्न से भी आप मैं कह सकता हूं क्या, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं. इसमें सिंपली हम एक प्लेट इस्तेमाल करते हैं विच हैव वेरी वेरी लेस वेट एंड यू नो वेरी थिन प्लेट वी कैन यूज. और इस प्लेट के ऊपर कहीं ना कहीं आपके कुछ कोप हाफ के पार्ट होंगे, कुछ यहाँ पे ज्योमेट्रीज ऐसा होंगी. ये क्या है कि इस प्लेट से फिक्स होते हैं, ये इस प्लेट से फिक्स होंगे. ओके, प्लेट के ऊपर और नीचे कुछ आप जो भी आपको शेप चाहिए उस पर्टिकुलर माउल्डिंग बॉक्स में, जैसा आपको कैविटी चाहिए वैसा की वैसा कैविटी जो है, वैसा के वैसा जो ये एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं इस प्लेट के ऊपर फिक्स होते हैं.
यस, तो हमको डायरेक्टली उस प्लेट को लगाना है, क्लियर, और फिर मोल्डिंग कोप बॉक्स का, बेसिकली डायरेक्ट बॉक्स का हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एज वेल एज इस प्लेट को उल्टा करके हम डायरेक्ट बॉक्स का भी बेसिकली यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट बॉक्स को भी बना सकते हैं. सो नाउ व्हेन वी यूज दिस काइंड ऑफ पैटर्न, ओके, जब हम मैच प्लेट का यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे मैच प्लेट पैटर्न. एंड मैच प्लेट पैटर्न आर यूज इन व्हाट? मशीन मोल्डिंग. मैच प्लेट पैटर्न आर यूज इन व्हाट? मशीन मोल्डिंग. मशीन मोल्डिंग, जब हम मोल्डिंग मशीन से करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि भैया पैटर्न इधर जा रहा है उधर जा रहा है. मान लीजिए आपने सिंपली पैटर्न रखा, उसके ऊपर रैमिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब आप हाथ से रैमिंग करते हैं तो आपको फील होता है कि भाई पैटर्न नीचे खिसक रहा है, पैटर्न जो है वो नीचे से खिसक रहा है. लेकिन जब आप मशीन मोल्डिंग करेंगे, जब आप माय डियर मशीन मोल्डिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चीज पता नहीं होगी. इसलिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर ही डिफरेंट टाइप्स के जो ये शेप हैं उनको फिक्स कर देते हैं, और इनकी मदद से आप कोप एंड डायरेक्ट बॉक्स को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसको बोलते हैं अपन मैच प्लेट पैटर्न. सो नाउ विच ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न यूज फॉर मास प्रोडक्शन? मैच प्लेट पैटर्न एंड गेटेड पैटर्न, बोथ आर यूज फॉर व्हाट? मास प्रोडक्शन, एंड वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नीड ऑफ लूज पीस पैटर्न. लूज पीस पैटर्न का नीड क्या है? देखिए माय डियर, लूज पीस नीड क्या है? सपोज कीजिए कुछ मेरे पास ऐसा कास्टिंग आपको सपोज बनाना है, ओके, ये आपको ऐसा कुछ कास्टिंग बनाना है. अगर ऐसा आपको कास्टिंग बनाना हुआ तो मैं कह सकता हूं क्या ऐसा आपको पैटर्न चाहिए होगा? यस. तो यू नो, जब आप ऐसा पैटर्न बनाएंगे और जब इस पैटर्न को वापस बाहर निकालेंगे, तो ये जो वर्टिकल सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एक्सट्रूड हुए हैं यहां से, है ना, जो यहां से उभरे हुए पार्ट है, ये जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उस कैविटी को खराब कर देंगे. यस, तो ऐसे सेक्शंस, ऐसे जो आपके वर्टिकल सेक्शंस हैं, उनको अगर बनाना है आपको, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो अगर इसमें आप ऑब्जर्व करें तो अगर ये सिंपली अगर आपका पैटर्न ऐसा होता, अगर सिंपली आपका पैटर्न ऐसा होता, तो इस टाइप सिंपल पैटर्न को निकालने में कोई दर्द नहीं होता. यस, इट इज क्लियर. इस टाइप के पैटर्न को निकालने में कोई आपको दर्द नहीं होता, बिकॉज सिंपल पैटर्न है. लेकिन यू नो, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जब पैटर्न निकालोगे तो कैविटी को चांसेस है कैविटी खराब हो जाए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो बेसिकली पैटर्न का यूज करते हैं. पहला तो सिंगल पैटर्न, जो आप ऐसा देख पा रहे हो, सिंपल. ना ये जो आप देख पा रहे हो, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लकड़ी का अलग से ही बना लेंगे. ये एक छोटा सा टुकड़ा जो है हम अलग से ही बना लेंगे. मींस ये है आपका मेन पैटर्न, और जो लकड़ी का हम छोटा सा ये लूज पीस बनाने वाले हैं, अलग से ही बनाएंगे. इसको हम यहां पे चिपका देंगे विद द हेल्प ऑफ सम सैंड. सैंड से चिपकाएंगे इसको, ओके. और कुछ मान लीजिए धागे वागे से बांध दिया, इसको ऐसे कुछ बांध दिया. क्लियर. जब हमें पैटर्न निकालने का नीड होगा तो सबसे पहले अपन इस मेन पैटर्न को निकालेंगे, बिकॉज इसको निकालने में कोई दर्द नहीं होगा. जैसे ही ये मेन पैटर्न निकल गया, अब हम, जैसा आपने देखा होगा कुछ ऐसा, जब आप ऐसे तंदूर में से रोटी निकालते हो तो कुछ ऐसा आपने देखा होगा ना, टूल. ऐसे टूल का यूज करते हुए जो लूज पीस बच गया है उसको भी हम यहां से निकाल लेंगे. क्लियर. सो इसको हम बोलते हैं लूज पीस. इसको हम क्या बोलते हैं, लूज पीस, बिकॉज इट इज नो जस्ट लाइक ए लूज पीस. यहां पे हमने दो पैटर्न का यूज किया है. जो सिंपल पैटर्न हो तो ये रहा माय डियर, ओके. और ये जो आपको एक्स्ट्रा जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको निकालने में तकलीफ हो रही थी, उसको हम एज ए लूज पीस बना देते हैं, और उसको सिंपली सैंड का यूज करते हुए उसके ऊपर चिपकाएंगे. तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये आपस में चिपक जाएगा, और जब पैटर्न को निकालने की बारी आएगी, सबसे पहले अपन मेन पैटर्न को निकालेंगे, उसके बाद इस टाइप के टूल को यूज करते हुए लूज पीस को भी निकालेंगे. सो इट इज व्हाट माय डियर लूज पीस पैटर्न. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द पैटर्न मेकिंग अलाउंसेस. कौन कौन से पैटर्न मेकिंग अलाउंसेस हैं? तो देयर आर सम काइंड ऑफ अलाउंसेस व्हिच वी कैन यूज फॉर मेकिंग द पैटर्न. द फर्स्ट इसमें आता है वो है श्रिंकेज अलाउंसेस. फर्स्ट इज व्हाट, श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंसेस. सेकंड वन इज ड्राफ्ट अलाउंस, shrinkage allowances, draft allowances, shake allowances, shrinkage allowances, draft allowances, shake allowances, machining allowances,
distortion allowances. There are some allowances given to the pattern, okay, because what are the shrinkage allowances, my dear? Shrinkage allowances की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? इन द सॉलिड श्रिंकेज हम कह सकते हैं क्या, जब आपका मोल्टन मेटल टीएफ से टी नॉट पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आपके जो कास्टिंग है वो श्रिंक कर जाएगी। उस श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हमें पैटर्न की साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है, इसको ही बोलते हैं अपन श्रिंकेज अलाउंसेस। और हर एक मेटल के लिए श्रिंकेज अलाउंसेस की वैल्यू निश्चित तय होती है। इसका यूनिट क्या होता है? mm per meter, mm per meter। When we use the draft allowances, why we use draft allowances? जब आपको जो पैटर्न आप मॉडल में से निकाल रहे हो, तो जब आपको पैटर्न जब निकाल रहे हो, अगर उसमें समस्या आ रही है, फॉर इजीली रिमूवल ऑफ पैटर्न हम क्या करते हैं? पैटर्न को कुछ टेपर बनाते हैं विथ सम एडिंग सम एक्स्ट्रा मटेरियल। ओके, तो मान लीजिए आपके पास ये पैटर्न है, इसको निकालने में आपको समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको एक्स्ट्रा एडिशन करके ये ऐसा टेपर बना देंगे, इस पैटर्न को ऐसा टेपर बना देंगे। जब टेपर हम बनाते हैं तो क्या होगा? इजीली रिमूव हो जाएगा ये पैटर्न। फॉर इजीली रिमूवल ऑफ पैटर्न वी यूज द ड्राफ्ट अलाउंसेस को बोलते हैं अपन ड्राफ्ट अलाउंसेस। इट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ डिग्री टू 1 डिग्री, हाफ डिग्री टू 1 डिग्री। शेक का मतलब क्या है? अगर इस पैटर्न को निकालने के लिए आप चाह रहे हो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना, लेकिन हुआ क्या, आपने ऐसा अगर आपका फोर्स लग गया, अगर बहुत ज्यादा समस्या आ गई इसको निकालने में, अगर आपने ऐसा फोर्स लगा दिया तो कहीं ना कहीं केविटी का इनलार्ज जो फोर्स है आपका कुछ ऐसा लग जाएगा इस डायरेक्शन में। यस, तो केविटी आपका इनलार्ज होने का चांसेस है। इसके लिए हम पैटर्न की साइज को छोटा करते हैं ताकि क्या हो, केविटी आपकी छोटी बने, और फिर अगर मान लीजिए आपका शेक अगर आपने किया है तो वो रिक्वायर्ड डायमेंशन में आ जाए। सो श्रिंकेज अलाउंसेस इज पॉजिटिव अलाउंसेस। पॉजिटिव मतलब क्या? यहां पे हम पैटर्न को बड़ा करते हैं। ड्राफ्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव अलाउंसेस। शेक इज नेगेटिव बिकॉज हम पैटर्न की साइज को छोटा कर रहे हैं। मशीनिंग इज नॉट, in the sand casting process, surface finish is not up to the mark. Surface finish is not up to the mark. Then we will provide some machining allowances. Means हम पैटर्न के साथ थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि क्या हो, आपकी कास्टिंग बड़ी बने, तो ताकि उसमें गुंजाइश रहे कि हम थोड़ा बहुत मशीनिंग कर पाए, उसके सरफेस को फिनिश कर पाए। अगर आपने केविटी को बड़ा नहीं बनाया, आपने अगर एग्जैक्ट डायमेंशन का साइज का कास्टिंग बना दिया और फिर अगर उसमें मशीनिंग की रिक्वायरमेंट हो गई तो कहीं ना कहीं डायमेंशन एक्यूरेसी बिगड़ सकती है, आपका कास्टिंग छोटा बन जाएगा। तो पहले से ही हम थोड़ा सा मशीनिंग अलाउंसेस लेते हुए कहीं ना कहीं उस कास्टिंग को बड़ा बनाएंगे ताकि उस पर आप आराम से मशीनिंग कर पाओगे। डिस्टोर्शन का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो पॉजिटिव अलाउंसेस। डिस्टोर्शन का मतलब क्या है? व्हेन वी यूज सम काइंड ऑफ सम थिक एंड लॉन्ग कास्टिंग्स, देन एट टीएफ टेम्परेचर ये खुद ही अपने वेट से बैंड हो जाती है। ओके, ये खुद ही अपने वेट से बैंड हो जाएगा। कौन सा पार्ट? जो थिन है और जो लॉन्ग है। क्लियर? अगर ये बैंड होगा तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं क्या, इस कास्टिंग में डिस्टोर्शन पैदा होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जितना ये जिस डायरेक्शन में बैंड हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पैटर्न को बना देंगे ऐसा। तो अब अगर ये बैंड होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन में पहुंच जाएगा। क्लियर? तो इसको मैं बोलता हूं डिस्टोर्शन अलाउंसेस। ये कब देते हैं? जब आप वी यू जैसे अगर कोई कास्टेड प्रोडक्ट है विच आर वेरी वेरी थिन एंड लॉन्ग, देन यू गिव द डिस्टोर्शन अलाउंसेस। क्लियर? सो इट इज व्हाट जीरो अलाउंसेस। जीरो मींस यहां पे हमने ना तो पैटर्न के साइज को बड़ा किया है ना छोटा किया है, बस उसके शेप में थोड़ा सा चेंज किया है। ओके, नाउ these are some kind of the pattern allowances given. Okay, so shrinkage allowances, draft, shake, machining, and so the next question is, what are cope and drag? What are cope and drag? As you know, my dear, for casting we know there is two boxes. The bottommost box जो होता है उसे बोलते हैं अपन drag box, ऊपर का जो box है उसको बोलते हैं अपन cope box. और whenever the complicated casting are there, then as you know that the बीच में intermediate जो आपका box होता है उसे बोलते हैं अपन चिक। तो इस बात का ध्यान रखना है कि व्हाट इज द कोप एंड ड्रैग। सो बॉटम मोस्ट जो बॉटम वाला आपका जो होगा, बॉटम जो बॉक्स होगा, बॉटम बॉक्स इज बेसिकली व्हाट, इट इज ड्रैग बॉक्स, एंड जो अपर मोस्ट होगा, अपर मोस्ट बॉक्स इज कोप बॉक्स, एंड इंटरमीडिएट जो बॉक्स होगा उसको हम बोलते हैं चिक।
called as chick. Okay, now come to the next one. Is there need of follow board when preparing the cope box? Explain it. देखो क्या है ये, अगर हम बात करें कि फॉलो बोर्ड पैटर्न का, अगर हम फॉलो बोर्ड पैटर्न की बात करते हैं तो ये पूछ रहा है कि क्या कोप बॉक्स को प्रिपेयर करते वक्त क्या फॉलो बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। देखें, जब भी आपका पैटर्न फ्रेगाइल होता है, फ्रेगाइल मतलब बहुत कमजोर होगा, उसके अगर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बहुत वीक हुआ, देन वी यूज द फॉलो बोर्ड। जैसे मान लीजिए अगर आप ड्रैग बॉक्स का बेसिकली आप प्रिपेयर कर रहे हैं और सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ पैटर्न, ये क्या है आपका पैटर्न है, it is pattern is basically what fragile pattern, structure strength is very very weak. now इसी बोर्ड के इसी पैटर्न, ये क्या है आपका पैटर्न है, it is what the pattern, ये आपका पैटर्न है। ओके, इसी पर्टिकुलर पैटर्न की शेप को फॉलो करता हुआ हम एक लकड़ी का बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, इट इज व्हाट वुडन बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं फॉलो बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं फॉलो बोर्ड। ये फॉलो बोर्ड हमने इस्तेमाल क्यों किया, ये फॉलो बोर्ड हमने इस्तेमाल इसलिए किया कि अगर मान लीजिए मैं ड्रैग बॉक्स का प्रिपरेशन कर रहा हूं, यहां पे अगर मेरी सैंड है, यहां पे अगर मेरी सैंड है, माउल्डिंग सैंड है, और इस माउल्डिंग सैंड पे अगर मैं रैमिंग का फोर्स लगाता हूं, है ना, अगर मैं रैमिंग फोर्स लगाता हूं तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न टूट ना जाए, बिकॉज ये पैटर्न कैसा है, फ्रेगाइल पैटर्न है, जिसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत वीक है। यस, तो नाउ तो ड्रैग बॉक्स के प्रिपरेशन के लिए ये बॉक्स कौन सा है भाई, इट इज फॉर द ड्रैग बॉक्स। सो ड्रैग बॉक्स के प्रिपरेशन के लिए आपको फॉलो बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही तुम्हारा ड्रैग बॉक्स बनता है, हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। जैसे ही इस ड्रैग बॉक्स को उल्टा करेंगे और फॉलो बोर्ड को हटाएंगे, फिर कोप बॉक्स उसके ऊपर रखेंगे, तो कोप बॉक्स के प्रिपरेशन के वक्त आपको फॉलो बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे तो ये जो, जैसे इसको उल्टा कर दिया तो पैटर्न ऐसा हो जाएगा, तो पैटर्न के नीचे आपका आ जाएगा सैंड। तो मैं कह सकता हूं क्या, जब हम कोप बॉक्स का प्रिपरेशन करेंगे देयर इज नो नीड ऑफ फॉलो बोर्ड, बिकॉज ये जो सैंड है जो कि ड्रैग बॉक्स में है, वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करेगी, वो इस पर्टिकुलर इसको टूट नहीं देगी, वो खुद इसको सपोर्ट करेगी, किसको, फ्रेगाइल पैटर्न को। सो क्वेश्चन इज व्हाट, इज देयर नीड ऑफ फॉलो बोर्ड पैटर्न, नो, ये फॉलो नीड नहीं है जब हम कोप बॉक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, अगर ड्रैग बॉक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें फॉलो बोर्ड की नीड होती है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द गेटिंग एलिमेंट्स। देखो, गेटिंग एलिमेंट से मतलब क्या है, गेटिंग एलिमेंट से मतलब ये है, अगर मैं कास्टिंग की बात करता हूं तो ये मान लीजिए आपका स्प्रू है, दिस इज व्हाट द रनर, और ये आपका केविटी है। इस केविटी तक पहुंचने के लिए अगर मैं मोल्टन मेटल की बात करूं, ये आपका मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल जब गेट तक पहुंचेगा और केविटी में फिल होगा, तो इस मोल्टन मेटल का गेट तक पहुंचने के लिए जिन जिन रस्तों का सामना करना पड़ेगा, वो सब क्या कहते हैं अपन, गेटिंग एलिमेंट कहलाते हैं। तो गेटिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या, व्हाट आर द गेटिंग एलिमेंट्स, लाइक योर स्प्रू एंड रनर, पोरिंग बेसिन, दे ऑल आर व्हाट द गेटिंग एलिमेंट्स। क्लियर? बोले गेटिंग एलिमेंट क्या है भाई, आपके स्प्रू हो गया, रनर हो गया, इट इज बेसिकली व्हाट द गेटिंग एलिमेंट, जो बेसिकली आपके जो मोल्टन मेटल है उनको जहां जहां जिन रस्तों से आना पड़ेगा वो सब क्या है, आपका गेटिंग एलिमेंट है। क्लियर? नाउ व्हाई स्प्रू हैज टेपर्ड शेप, यस, इज वेरी नाइस क्वेश्चन, व्हाई स्प्रू हैज टेपर्ड शेप। जैसे आपने देखा होगा, टेपर हम ऑलवेज ऐसा बनाते हैं, स्प्रू हम ऑलवेज ऐसा बनाते हैं। कभी आपने देखा है क्या कि स्प्रू हमने कभी ऐसा बनाया है? क्लियर? कभी आपने देखा है क्या कभी हमने स्ट्रेट स्क्रू बनाया? नहीं। इसका रीजन क्या है, देखें, अगर मान लीजिए मैं स्ट्रेट स्क्रू बनाता हूं, अगर मान लीजिए मैं ऐसा स्क्रू बना रहा हूं, ये आपका पोरिंग बेसिन है, सपोज इट इज व्हाट द पोरिंग बेसिन एंड दिस इज व्हाट द स्क्रू, देन सपोज इट इज 1 नंबर पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। मान लीजिए पोरिंग बेसिन का हाइट यहाँ पे आपका h1 है और दिस इज हाइट इज व्हाट h2, ओके। एंड व्हेन यू अप्लाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन एट 2 and 3, अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे 2 and 3 पे, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे एट 2 and 3, then I know that A2 V2 is equal to A3 V3. Now A2 is equal to A3, then I can say that V2 is equal to V3. Now if I apply the Bernoulli equation, at 2 and 3, then you easily written like that,
V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ओके, प्लस V2 स्क्वायर अपॉन प्लस आपको P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस, अगर डेटा में इसको मानता हूं तो ये हो जाएगा आपका S2 इज इक्वल टू P3 अपॉन रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 0. Okay, so now in that condition I can easily understand this. P3 is equal to 0 because of gauge pressure. V2 and V3 इक्वल है तो कट गया, तो पीछे कितना आ गया H2, yes, P2 is equal to what, P2 upon rho g is equal to what, minus S2, तो P2 is minus H2 rho g. ओके, सो यहां पे आप देख पा रहे हैं P2, अगर मैंने इसको स्ट्रेट स्प्रू बना दिया, अगर यहाँ पे एरिया मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो मैं कह सकता हूं क्या नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है. 2 नंबर वाले पॉइंट पे नेगेटिव प्रेशर बन रहा है. नेगेटिव प्रेशर बना, ऐसा हुआ क्या, यहाँ पे आपकी सैंड है माय डियर, यहाँ पे आपका सैंड माउल्ड है, दिस इज सैंड माउल्ड. जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बना, तो यहाँ पे जो मोल्टर मेटल है, यहाँ पे जो मोल्टर मेटल है, इस मोल्टर मेटल की हीट, अगर ये मोल्टर मेटल का हीट यहाँ पे जाएगा इस पर्टिकुलर मोल्डिंग सैंड में, तो इसमें प्रेजेंट जो आपका मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं आएगा. जो आपकी गैसेस है, जो आपकी बर्न्ड गैसेस है, वो 2 नंबर वाले पॉइंट पे आके इंट्रैप होंगी, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है. यस, तो इसकी वजह से गैसेस डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसको बोलते हैं अपन एयर एस्पिरेशन इफेक्ट. इसको ही हम क्या बोलते हैं, एयर, इसको ही हम बोलते हैं एयर एस्पिरेशन इफेक्ट. सो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट ना हो, गैसेस डिफेक्ट ना हो, इसके लिए सर हम A2 इक्वल टू A3 तो नहीं रखेंगे, बिकॉज ये कांड क्यों हुए थे, ये कांड इसीलिए हुए थे कि हमने A2 और A3 को सेम रखा था. क्लियर. तो अगर A2 और A3 को सेम नहीं रखेंगे तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, टेपर करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम इसे टेपर बनाते हैं. सो फॉर अवॉइडिंग द एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 and 3, ध्यान रखिएगा इस बात को, A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1 अपॉन HT. HT क्या है, टोटल हाइट, H1 प्लस H2. सो व्हाट इज द आंसर, why sprue has tapered shape, because of what, for avoiding the aspiration effect, for avoiding the aspiration effect. Clear. Now come to the next question, 13. ग्रे कास्ट आयरन एक्सपांड ड्यूरिंग द फेज चेंज श्रिंकेज, यस और नो. ध्यान से देखिएगा, अगर हम ग्रे कास्ट आयरन की बात करें तो फेज चेंज श्रिंकेज के दौरान इट इज सेकंड स्टेज श्रिंकेज, फर्स्ट इज व्हाट, लिक्विड श्रिंकेज. इफ आई ड्रॉ द टेम्परेचर एंड टाइम ग्राफ, if I draw the temperature and time graph, then easily see that it is TP temperature, pouring, it is melting, it is freezing and it is atmospheric. सेकेंड स्टेज जो श्रिंकेज हो रहा है इसको हम बोलते हैं फेज चेंज श्रिंकेज. और ग्रे कास्ट आयरन जो है इस फेज चेंज श्रिंकेज के दौरान एक्सपांड करता है. यस, श्रिंक नहीं करता है, क्या करता है माय डियर, एक्सपांड करता है. कौन, आपका ग्रे कास्ट आयरन. ग्रे कास्ट आयरन एक्सपांड करेगा बिकॉज ऑफ फ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई राइजर का नीड नहीं होगा व्हेन वी डू द कास्ट आयरन. ग्रे कास्ट आयरन का कास्टिंग कर रहे हैं तो राइजर का नीड नहीं होगा, बिकॉज जितना फर्स्ट स्टेज में श्रिंकेज होगा उतना ही सेकंड स्टेज में वापस एक्सपांड कर जाएगा. तो राइजर इज नॉट नीडेड इन द ग्रे कास्ट आयरन, इस बात का ध्यान रखिएगा. दैट्स व्हाई ग्रे कास्ट आयरन का जो कास्टेबिलिटी है वो क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है. तो यस, ग्रे कास्ट आयरन एक्सपांड ड्यूरिंग द फेज चेंज श्रिंकेज. यस, ग्रे कास्ट आयरन क्या करता है, एक्सपांड करता है, श्रिंक नहीं करता है. क्लियर. कम टू द नेक्स्ट. What is the function of riser? is very simple. फंक्शन का, राइजर का फंक्शन क्या है माय डियर, जो लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है, अभी हमने देखा जो आपका जो दो श्रिंकेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इट इज जस्ट 2 टाइप श्रिंकेज. इट इज अ टीपी, पोरिंग, टेम्परेचर, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड एटमॉस्फेरिक. जो आपको यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, यहाँ पे श्रिंक होगा, इसको बोलते हैं अपन लिक्विड श्रिंकेज, जो टीपी से टीएम तक होता है. टीएम से टीएफ कौन सा होगा, फेज चेंज श्रिंकेज. यस और नो. तो ये दोनों जो श्रिंकेज हो रहा है उसको कंपनसेट कौन करता है, राइजर. यस, दैट्स व्हाई वी कॉल कि राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम हो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कास्टिंग से, ताकि क्या हो, वो कहीं ना कहीं उस श्रिंकेज को कंपनसेट कर दे. राइजर में प्रेजेंट जो आपका लिक्विड मेटल है श्रिंकेज के दौरान कहीं ना कहीं उसे कंपनसेट करे. क्लियर. तो राइजर का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइजर, टू कंपनसेट द लिक्विड श्रिंकेज, टू कंपनसेट द liquid shrinkage as well as compensate the phase change shrinkage, as well as compensate the phase change shrinkage, compensate
the phase change shrinkage. It is the main function of riser. Clear? Now come to the next question. What is core and core print? देखो core क्या होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये मान लीजिए आपका बेसिकली स्प्रू है, ये आपका रनर है, ये अगर मान लीजिए आपका केविटी है. अगर आपको होलो कास्टिंग बनानी है, अगर आपको होलो कास्टिंग बनानी है तो वी यूज द कोर इज मेड अप ऑफ व्हाट द सैंड विच इज यूज इन मोल्डिंग सैंड. जिस सैंड का आपने मोल्ड बॉक्स बनाया है, उसी सैंड का विद सम इनपुट प्रॉपर्टी हम एक मिट्टी का ऐसा कोर बनाते हैं, इसे बोलते हैं कोर. इट इज यूज फॉर व्हाट? इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर होलो कास्टिंग. बिकॉज जैसे ही हम यहाँ पे मोल्टन मेटल पोर करेंगे, पोर किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो ये जो आपका कोर जहाँ दिखाई दे रहा है, वहां तो मोल्टन मेटल नहीं आएगा ना. तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हम विद द वाटर जेट हम इस पर्टिकुलर कोर को वापस बाहर निकाल लेंगे. क्लियर? तो होलो कास्टिंग करने के लिए हम कोर को इस्तेमाल करते हैं, और कोर को जहां हम रखते हैं उस पर्टिकुलर माउल्ड में, ओके, जो पैटर्न के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए आपको होलो कास्टिंग बनानी है तो कुछ ऐसा आप पैटर्न बनाएंगे. सपोज ऐसा आपको होलो कास्टिंग बनानी है तो आपके सामने ये ऐसा पैटर्न होगा. सपोज ये ऐसा पैटर्न होगा, इट इज मेटालिक पैटर्न. और इस पैटर्न को अगर आप मोल्डिंग बॉक्स में से निकालते हैं तो केविटी कैसी बनेगी? ऐसी केविटी बनेगी. यस और नो? अगर आप मोल्डिंग बॉक्स में इसको निकालेंगे तो ऐसी केविटी बनेगी माय डियर. और ऐसी जो केविटी बन रही है, इसके अंदर क्या रखेंगे? आप कोर को रखेंगे. इसके अंदर आप कोर को रखेंगे. क्लियर? तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, पैटर्न में कुछ ये एक्सट्रूडेड पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोर प्रिंट बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं माय डियर? कोर प्रिंट बोलते हैं. तो कोर प्रिंट फैसिलिटेट एंड सेटिंग, हेल्प टू फैसिलिटेट एंड सेटिंग द कोर. ये क्या है? आपका कोर है. ये क्या है? आपका कोर है. क्लियर? एंड कोर प्रिंट क्या हो गया? सेटिंग करने के लिए, समहाउ इस पर्टिकुलर कोर का सपोर्ट करने के लिए भी हम इस पर्टिकुलर कोर प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? अप टू सम एक्सटेंट. अगर बहुत ज्यादा बायनेंसी फोर्स हो गया, देन वी यूज द चैपलेट्स. क्लियर? तो इस बात ध्यान रखिएगा. तो कोर प्रिंट एंड कोर का आपको मतलब समझ में आ गया होगा. कोर प्रिंट इज जस्ट एक्सट्रूडेड पोर्शन ऑफ द पैटर्न, सो दैट वो जो केविटी बनी है, ये जो आपको एक्सट्रूडेड पोर्शन है, इस पे आप क्या रखेंगे? कोर को रखेंगे. तो कोर को फैसिलिटेट करने के लिए, कोर को सेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? कोर प्रिंट का यूज करते हैं. और वो कहां दिखाई देते हैं? आपको पैटर्न में दिखाई देते हैं. क्लियर? नाउ piston rings are made up of which casting process? Piston rings are made up of what? Shell molding. ध्यान रखिएगा, shell molding से आप piston ring बनाएंगे. Piston ring are made up of what? Shell molding. और in shell molding the mold mixture are what? Zirconia sand, okay, and quartz and some thermosetting resins. ओके, ताकि क्या हो? थर्मोफिल क्या होंगे? जैसे उनको हीट मिलेगा वो स्टिकिंग टेंडेंसी शो करेंगे. यस और नो? जब आप माउल्डिंग बॉक्स, जो आपका डम बॉक्स है, उसको आप उल्टा करते हो, तो जैसे ही आपका जो माउल्डिंग मिक्सचर है वो उस पैटर्न के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, थर्मोफिटिक रेजिन्स की वजह से वो स्टिकिंग टेंडेंसी शो करता है और शेल बनाएगा पर्टिकुलर थिकनेस का. तो उन शेल का यूज करके आप कास्टिंग करते हैं. तो पिस्टन रिंग्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? शेल माउल्डिंग. नाइस. नाउ टरबाइन ब्लेड्स आर मेड अप ऑफ व्हिच कास्टिंग प्रोसेस? This is made up of what? Investment casting process. Turbine blade are made up of what? Investment casting. इसे हम बोलते हैं my dear lost wax casting process. Okay, lost wax. और इसमें जो हम पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं वैक्स के पैटर्न का. It is a precision casting process made up of pattern are made up of what? Wax. Surface finish is very high, dimension accuracy very high, and from the investment casting we also made like turbine blades. जो मेडिकल implants भी हम इससे बना सकते हैं. जो डेंटर्स हैं, जो आपके सर्जिकल आइटम्स हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं इन इस पर्टिकुलर जो कास्टिंग है आपकी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से आप बना पाएंगे. व्हाट इज कास्टिंग यील्ड माय डियर? कास्टिंग यील्ड क्या होगा? कास्टिंग यील्ड की बात करें, कास्टिंग यील्ड इज इक्वल टू volume of casting upon volume of molten metal pour. Volume of casting upon volume of molten metal poured. Volume of casting upon volume of molten metal poured. इस बात ध्यान रखिएगा. And have highest, किस कास्टिंग का हाईएस्ट होता है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का हाईएस्ट क्या होगा? इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग
centrifugal casting, highest casting yield is the centrifugal casting, because in centrifugal casting जितना आप मोल्ट मेटल पोर कर रहे हो उतना के उतना काम आ जा रहा है, उसको हम बोलते हैं हमारे कास्टिंग यील्ड हाईएस्ट। तो इस कास्टिंग यील्ड का मतलब क्या है भाई, जो हमें कैविटी में जो मोल्ट मेटल चाहिए वही तो हमारे पास काम का है, बाकी जो स्प्रू में वो मोल्ट मेटल सॉल्टिफाई हुआ है, रनर सॉल्टिफाई हुआ है, वो तो काम का ही नहीं है। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कास्टिंग, कि वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन कितना आपने कहीं ना कहीं मोल्ट मेटल को पोर किया है, कितना आपने मोल्ट मेटल को पोर किया है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द कास्टिंग यील्ड। नाउ कास्टिंग डिफेक्ट्स आर जस्ट देयर आर 3 टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट। मिश्रण हो गया आपका, ओके, मिश्रण एंड माय डियर your cold shut. If I talk about the mold metal defect, then swell and swell हो गया, drop and escape हो गया, penetration हो गया. If I talk about the gases defect, then it will be blowholes, open blowholes, pinhole porosity and my dear air inclusion. So these are basically about the casting defects. I hope कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा. So it helps a bit for your interview guidance. So thank you so much guys. Till then, goodbye. जय हिंद.